है। शैलेश जी, संजय राउत ने ये कहा है कि भाजपा ने अपने सभी धंधों को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उनके पास और 27 फोटो है चंद्रशेखर बावनकुले जी का और 5 वीडियो भी है। आपका इस पर किस तरह से रिएक्शन होगा? देखिए सोनू जी, इस पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो भी सच्चाई, जो भी बातें थी, वो प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट तौर से जनता के सामने रखी है। दीपावली हमारा महापर्व होता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय हैं सभी लोग दीपावली मनाते। और बावनकुले जी अपने परिवार के साथ, आपने वो फोटो होगा देखा होगा जिसके अंदर उनके पूरे परिवार के लोग थे, बच्चे थे, और वो वहां दिवाली मनाने गए थे। अब दिवाली मनाने गए, वहां पर ये उनका पारिवारिक विषय था, व्यक्तिगत विषय था, व्यक्तिगत अपने त्योहार को मनाने गए। अब उस पर किसी के पारिवारिक मामले में, किसी के व्यक्तिगत त्योहार के मामले में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो मुझे ये लगता है कि ये भारतीय संस्कृति सभ्यता के हिसाब से ये सही विषय नहीं है। और संजय राउत आए दिन हर किसी के व्यक्तिगत विषयों में टांग अड़ाने का काम करते हैं, उंगली करने का काम करते हैं। और संजय राउत की, मैं तो इसे कहूंगा, एक ओछी मानसिकता का दर्शन कराता है और बहुत ही छोटी मानसिकता का दर्शन कराता है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है, आज तक मैंने ऐसा राजनीति नहीं देखा कि कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करे। और आदमी जब त्योहार मना रहा हो, जब हम अपने खुशी हर्ष उल्लास मना रहे हो, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है, सजग है। बावनकुले जी ने स्वयं खुद सामने आकर सारी बातों को रखा है। तो मुझे नहीं लगता इस विषय पर तिल का ताड़ करना चाहिए या कोई राजनीति करनी चाहिए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। लेकिन संजय राउत ने काफी गंभीर आरोप लगाया है कि मैं आऊंगा रूबेन आपके पास, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि संजय राउत ने ये आरोप लगाया है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है उसका जो है जुआ खेला गया है। ये काफी गंभीर आरोप और इसकी जांच करने की बात कही गई है। 2.5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। पांडे जी, देखिए, मैं इस विषय को मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बावनकुले जी ने उनके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विषय का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और रही बात संजय राउत की, तो इनको कोई भी गंभीरता से लेता नहीं है। ये आए दिन ऊट सूट अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते रहते। और आज संजय राउत के कारण ही शिवसेना की हालत हुई है, वरना भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का पवित्र गठबंधन चल रहा था। लेकिन संजय राउत जब देखो तब ये शिवसेना को शरद पवार की गोद में ले जाकर बिठा देते हैं और ये गुमराह करते हैं पूरे पार्टी को, उद्धव ठाकरे जी को और सबको, जिसके कारण आज ये शिवसेना की दुर्दशा करवाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो संजय राउत का है। और संजय राउत अपने इसी तरह से बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध, कुप्रसिद्ध है। और हम इन पर कोई भी विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसकी जब छोटी मानसिकता है तो वो छोटी ही बात करेगा। कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के बहुत सारे फोटोज, वीडियोज किस तरह से अभी तक वायरल हुए, ये हुए। देश के अंदर राहुल गांधी भी कभी लंदन जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी अकेले जाते हैं। आदित्य ठाकरे कितनी बार थाईलैंड गए, मकाऊ गए, कहाँ कहाँ गए। क्या कभी हमने उनपे या किसी ने कोई टीका टिप्पणी करने की कोई बात की? भाई उनकी निजी जिंदगी, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। संजय राउत के ध्यान रखें। शैलेश जी, आप बोल रहे हैं, मतलब मैं कोई संजय राउत के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आपका तो संजय राउत, सुनो तो शैलेश जी, अरे सुनिए तो शैलेश जी, आपको शैलेश जी आपने, भले शैलेश जी आपने आपको कहीं भी एक भी टिकट नहीं दी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी छत्तीसगढ़ हो, भले आपको कांग्रेस खड़ा नहीं करे, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती वो उनके कंधे से कंधे मिलाने का काम तो कर रहे हैं आप। जी शैलेश जी, आप इसका रिप्लाई दीजिए। दरअसल इनका ये कहना है कि राज्य के इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है और मराठा रिजर्वेशन की आग लगी हुई है। ऐसे में आपके नेता जो है वो जनता के मुद्दे नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घूमने जा रहे हैं, ऐसा रूबेन का आरोप है। माइक चालू कर लीजिए सर। परिवार के साथ या कहीं भी हम त्योहार मनाते हैं, इस पे कोई टीका टिप्पणी या कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। रूबेन जी ने बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किए, उसमें से मैं कुछ प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के बारी बारी से जवाब देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का विषय है।
तो आप सभी लोग जानते हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा महाराष्ट्र जानती है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो विषय था, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो जिस प्रकार से मराठा आरक्षण दिया था, और वो एकदम टिका हुआ आरक्षण था, लेकिन उसके बाद में सरकार बदलती है। सरकार बदलने के बाद उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उद्धव ठाकरे जी की सरकार केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से विषय नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वो आरक्षण गिर जाता है। हमारी स्पष्ट भूमिका है, देवेंद्र फडणवीस जी की, भारतीय जनता पार्टी जी की पूरी स्पष्ट भूमिका है कि हमको हमारे मराठा भाइयों को मराठा आरक्षण देना है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे जिस तरह से आंदोलन हुए, तो आंदोलन के दौरान भी एकनाथ शिंदे जी स्वयं मनोज जरांगे पाटिल जी को मिलने के लिए गए। हमारी पूरी जो राज्य की व्यवस्था है, राज्य की मंत्रिमंडल है, वो सारे लोग लगे रहे, और अभी भी हम अलग अलग तरह से, हर तरह से कायदा जो भी है इसके लिए समिति गठित की गई है, उसके लिए रोज मीटिंगें हो रही हैं, और किस तरह से मराठा आरक्षण 100% जो टिका हुआ आरक्षण हो, ये नहीं हो कि हाँ हमने घोषणा कर दी उसके बाद वो विषय रहेगा। नहीं, हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, हमें लोगों को, मराठा समाज को न्याय देना है, और मराठा समाज को आरक्षण 100% मिलना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए, टिकाऊ आरक्षण मिलना चाहिए। इसके दिशा में काम कर रही है हमारी महायुति की सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी के नेतृत्व में। दूसरा विषय रहा किसानों का विषय रहा, तो किसानों के विषय में या और भी महाराष्ट्र की जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, ये तीनों के नेतृत्व में आपने देखा होगा शासन आपला दारी करके, ऐसा हर जिले में, तालुका में, अलग अलग जगह पर जाकर हमारी सरकार के माध्यम से, चाहे वो किसानों का विषय हो, कामगारों का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, युवाओं का विषय हो, गौर गरीब का विषय हो, गरीब कल्याण का विषय हो, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो बड़ी से बड़ी योजनाएं हैं, छोटी से छोटी योजनाएं हैं, वो चाहे आरोग्य के विषय में हो, चाहे वो किसी भी विषय में हो, रोजगार के विषय में, वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री, हमारी पूरी जो मंत्रिमंडल है वो शासन आपलादारी के माध्यम से कर रही है। जहां भी महाराष्ट्र में समस्याएं होती है, हमारे सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां तुरंत जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि फेसबुक सरकार नहीं चल रही है, ये रास्ते पर उतरकर जनता के बीच में जाकर जनता के लिए उनके समस्या के निवारण करने का ये काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो कि 24 घंटे जन सेवा में, समाज सेवा में लगी रहती है। और इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम सतत एक के बाद एक नए अभियान जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमारे अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेरा माटी मेरा देश ये अभियान चलाएगा, और महाराष्ट्र में आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सेल्फी और फोटोज देने का काम, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम। अरे शैलेश जी, ये आपके चुनावी भाषण नहीं है, ये डिबेट है। आपको सवाल नहीं, तो आपने जो प्रश्न खड़े किए, मैंने प्रश्नों के जवाब दूं। अब क्या मैं कोई चिल्लाकर, चीख कर, आपसे झगड़ा करके, वो तरीका मेरा नहीं है। मैंने टू द पॉइंट्स आपके एक विषयों का मैंने जवाब दिया है, और इसी तरह से आप कोई भी प्रश्न खड़ा करेंगे, मैं उसका जवाब पूरे इलेक्शन क्यों नहीं कराते आप लोग? इलेक्शन क्यों? देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। आप शैलेश जी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य की काफी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी है जहां पर चुनाव होने थे लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये सरकार का दायित्व होता है कि सरकार जो है वो इन सारी जगहों पर चुनाव करवाए। अभी जहां पर हम हैं बीएमसी में और केडीएमसी और टीएमसी भी की अगर बात करें तो काफी लंबा समय बीत चुका है। यहाँ पर कॉर्पोरेटर नहीं है, यहाँ पर काम भी सब भगवान भरोसे ही हो रहा है। तकनीकी विषय खत्म होने के बाद चुनाव लगेंगे, चुनाव होंगे, और जैसे कहा कि जनता नाराज है, तो जनता बिल्कुल नाराज नहीं है। आपने अभी हाल में देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा सीटों पर पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके विचारधारा पर, उनके कामों के आधार पर। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि हमारी जो महायुति है, वो चाहे शिंदे जी की शिवसेना हो
पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, आज तीनों की महायुति सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर लेकर आई है। और जो बात करते थे हमारे खिलाफ, आज वो शिवसेना, ये संजय राउत की शिवसेना, वो सबसे पीछे 5 नंबर पे चली गई है। तो जनता ने जो जनमत ये ग्राम पंचायत चुनाव के हिसाब से जो दिया है, वो पूरा जनमत भारतीय जनता पार्टी और महायुति के फेवर में दिया हुआ है। इसे हमें ये समझ में आता है, पूरे महाराष्ट्र की जनता को समझ में आता है कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से, कार्यक्रम से बहुत खुश है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, जो भी चुनाव होंगे और चुनाव का हम पूरा सामना करेंगे, लड़ेंगे, और हम मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हर चुनाव हम जीतेंगे। हमारे साथ शैलेश जी, जो आरोप लगाए गए हैं शान की तरफ से कि ये जो निजी जिंदगी में घुसने का काम जो है, ये पहले आपने शुरू किया, आपने संसद में टिप्पणी की, आपने 100 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड की बात कही, आपने पूर्व प्रधानमंत्री के हमाम में घुसने की बात कही। ये सारी चीजें, निजी बातों वाली राजनीति जो है वो आपने शुरू की है। और जब जवाबदेही की बात आती है तो आप लोग भाग जाते हैं। आप लोग अपनी जो है जो योजना है वो गिनाते हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इस तरह के आरोप शान की तरफ से लगाए गए हैं। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूं तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भी कई पारिवारिक और व्यक्तिगत टिप्पणियां की। आज भी कई तरह से उनका गलत बात करते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पे क्या टिप्पणी नहीं की थी लोगों ने? विरोधी पक्ष ने ये पहली बार किसी भाजपा के नेता पे टिप्पणी की है व्यक्तिगत, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये विरोधी पार्टियों का, महाराष्ट्र के लोगों का यहाँ का है पहले से ही। इन्होंने पहले, अब जब बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं, शुरुआत किसने की और अंत कौन करेगा। देखिए, शुरुआत और अंत का विषय नहीं है, विषय है नैतिकता का, सिद्धांत का, अनुशासन का। आप अगर ये सारी चीजें खुद, आज 75 साल इस देश पर राज किसने किया? कांग्रेस ने राज किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने भी कितने साल राज किया है? तो 75 सालों में इन्होंने जो 2-3 बातें कही, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि इनको ले लिया, उनको ले लिया। किसी भी पार्टी सत्ता के अंदर अगर कोई भी दल का नेता अगर आना चाहे तो हम उसे मना तो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, कार्य कुशलता है, उनके कार्य को देखकर अगर कोई पार्टी से जुड़ना चाहता है, हम तो उसे मना नहीं कर सकते। पार्टी में जुड़ रहे, पार्टी आज बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सोनू जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आया जा रहा है कि जबरन तरीके से डराया जा रहा है? ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं क्या ईडी के थ्रू डरा रहे हैं? शान शैलेश जी को जवाब देने दीजिए। आपने कहा कि कोई भी आपकी पार्टी में ज्वाइन आना चाहता है, हम उसे ले लेंगे, ना नहीं कहेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे नेता ज्वाइन हुए जिनके ऊपर कई सारे करप्शन के आरोप लगे, और वो भी काफी गंभीर आरोप लगे, फिर भी आप लोगों ने ले लिया। क्या एक बाउंड्री लाइन नहीं रखनी चाहिए कि भाई हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे जो इस तरह के करप्शन में जो इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर काफी गंभीर आरोप है? अजित पवार की ही अगर बात करें तो आपके लोगों ने ही वहां पर 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम का आरोप लगाया था, आपने जेल के अंदर डालने की बात कही थी। ये सारी चीजें आपने ही कही, आज उसी के साथ सरकार आपकी चल रही है। जी शैलेश जी। देखिए सोनू जी, उसमें विषय, हेलो जी बोलिए बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। मैं ये सवाल करता हूं इनसे कि क्या जो लोग राजनीति में हैं या जो बीजेपी में आए हैं और जो जिनके ऊपर ईडी का नोटिस गया है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, महाराष्ट्र के क्या सारे विरोधी पार्टियों के ऊपर ईडी की नोटिस या कार्रवाई दी गई? जो कहीं ना कहीं दोषी थे उन पर ही ईडी की या इनकम टैक्स की या अन्य किसी एजेंसी की कार्रवाई हुई है। वरना अगर आप कहेंगे तो इससे भी बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी भी
बीजेपी में नहीं है, जो कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में है या अन्य पार्टियों में है। अगर आप तो ऐसा करें कि बीजेपी चाहे तो सबको ईडी डलवा दे, किसके ऊपर सबके ऊपर ईडी गई है, कितने आप देखिए ना, जिनको ईडी की नोटिस दी गई या जिन पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, कोई भी विषय चल रहा है सीबीआई का, तो उसका परसेंटेज कितना है भाई? जो गलत करेगा वो चाहे किसी भी दल का हो, वो बचेगा तो नहीं, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारी केंद्रीय सरकार है, ये कभी भी केंद्रीय एजेंसियों के कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते और न तो किया है न करेंगे। जो दोषी होगा उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, और उसको छोड़ना, अगर आपकी राय है कि छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वो भी गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और जी ये आरोप बेबुनियाद है, मैं आपके आरोप का खंडन करता हूं। जी शशि जी, रही बात आपने जो डेवलपमेंट की बात की, तो मैंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज शासन आमलादारी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से विविध हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, किसानों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, बेरोजगारी का विषय हो, हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा अनेक काम किए जा रहे हैं। मैं मुंबई की बात करूं तो दिनों से जो समुद्र किनारे नया रोड बनाने का काम चालू है, उसके साथ ही जो सिवड़ी नवा सेवा लिंक रोड, आज सबसे बड़ा पुल बनाने का काम भी देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरुआत किया था, और वो अब जिसका जल्दी 25 दिसंबर उद्घाटन होने जा रहा है। मुंबई की जनता को अब तक का सबसे बड़ा सौगात सिवड़ी नवा सेवा जो ब्रिज है वो मिलेगा, जिससे यहाँ के यातायात में सुधार होगी और यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। ऐसी SRE की जो स्कीम थे, वर्णी में चाल की जो स्कीम की बहुत धीमी गति से चल रही थी, वो सारी काम भी बहुत ही तीव्र गति से एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे महायुति सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं। नोटिस ये एक तरह से इनविटेशन होता है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, ऐसा शशि सोनवणे जी का भी कहना है, ऐसा शान जी का भी कहना है। सोनू जी, शान जी चले गए, रहते सामने तो मैं उनको जवाब देता, वो सुनते तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी बात कही, मैं उस पर यही कहूंगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली कौन है? आज कौन खिसिया रहा है, कौन खंबा नोच रहा है? जिसकी सरकार गिरी है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आज ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं पूछता हूं इनसे, अपने गिरेबान में झांके, ये क्यों राष्ट्रवादी कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक टूट के आए महायुति के साथ? क्यों शिवसेना के 40 विधायक टूट के आए महायुति के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ? मैं सवाल करता हूं, जो लोग बार बार ईडी पे सवाल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या 40 विधायक जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो जो आए महायुति में एकनाथ शिंदे के साथ, क्या 40 के 40 विधायकों पर ईडी ने नोटिस दिया था? मैं पूछता हूं पूरे देश से, क्या 40 के 40 44 विधायक जो अजित पवार के साथ आए महायुति में बीजेपी भाजपा सरकार के साथ, क्या 40 के 40 लोगों को ईडी ने नोटिस दिया था? कितने लोगों पे केसेस थे, कितने लोगों पे आरोप थे? गलत बात है ये। किसी भी अपने देश के केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये गलत बात है। मैं तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में खड़ा करता हूं। आज 40-40, 80-80 विधायक आते, शर्म आनी चाहिए शिवसेना को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कि वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। ये उनकी कमी है। दूसरी बात होती है विचारधारा की। आज जो 40 विधायक शिवसेना से टूटकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आए, मोदी जी के साथ, देवेंद्र जी के साथ आए, वो आए सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के कारण। अगर उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली होती, उद्धव साहब अगर कांग्रेस के साथ नहीं गए होते, हिंदुत्व के विचारधारा को छोड़ा नहीं होता, मोदी जी को छोड़ा नहीं होता, जिस पवित्र विचारधारा पे 25 साल की युति चली भाजपा शिवसेना की, वो विचारधारा नहीं छोड़ते। भगवान श्री राम को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, उनके अस्तित्व को पूछने वाले कांग्रेस के साथ नहीं गए होते। भगवान राम के कार सेवकों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए होते। भगवान राम की राम सेतु को, अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेस के साथ
नहीं गए होते तो न 40 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देते और यहाँ सरकार बनाते। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसियाने बिल्ली खंबा नोच रहे, इसलिए मैं देख रहा हूं कितनी बिल्लियां आपके चैनल पे खंबा नोच रही हैं। पहले कोई भी काम के पहले अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। मैं बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, 40 विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ आए वो और 40 विधायक जो अजित पवार के साथ आया है, उनके सारी रिपोर्ट तैयार कीजिए। बताइए किसको किसको ईडी की नोटिस गई है, कितने विधायकों के साथ ईडी की नोटिस गई है। अरे 2-4 लोगों को ईडी की नोटिस गई तो आप 80 लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, पूरे देश को कटघरे में खड़ा करेंगे, देश की केंद्रीय एजेंसी को बदनाम करने का काम करेंगे, देश को बदनाम करने का काम करेंगे। आज देश को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के केंद्रीय एजेंसी को बदनाम करके एक देशद्रोह का काम इस देश में विरोधी पार्टियां कर रही हैं, जिसका मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं। जी शशि सोनवणे जी, इस पे मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जो विधायक गए हुए हैं, शैलेश जी, क्या आप हिंदुस्तान की, जब उनसे किसी ने प्रश्न ये पूछा कि क्या ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, तो उन्होंने बनेगा, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। नहीं, लेकिन जो भारत की जो आइडियोलॉजी है, क्या वो बीजेपी उससे वाकिफ नहीं रहती? क्योंकि भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, सेकुलर जो शब्द है वो संविधान में कब लाया गया? जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, आदरणीय भारत रत्न जी ने संविधान बनाया था, तब ये देश सेकुलर नहीं था साहब। सेकुलर शब्द घुसेड़ा गया, कब घुसेड़ा गया, कौन से साल में घुसेड़ा गया, मुझे बताइए। सर भारत आप देश के बहुसंख्यक बहुजन समाज